मैं कमल कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जिस दिन हमने पहली क्लास ली थी उस दिन आपसे हमने एक वादा किया था कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे हम आपके लिए थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिस बैच भी लाया करेंगे बीच बीच में। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम पहला वीडियो ला रहे हैं अपने प्रैक्टिस बैच का। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, या समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं और हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है किससे। तो क्वेश्चन है हमारा भैया पॉलिटी से। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग अगर पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा ही पढ़े हैं तो क्वेश्चन तो आपका बहुत ईजी दिखेगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या भैया, तो क्वेश्चन है आपका संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा भैया, हमारे जो अभी वर्तमान में हमारा संविधान है या वर्तमान में जो हमारे भारत का संविधान है इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर यहीं पे आपसे चर्चा करता है कि भैया जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। अब 8 से 12 हुआ तो इसके लिए हमें कुछ संविधान संशोधन करने होंगे या कुछ संविधान संशोधन करने हुए होंगे। तो इसके लिए जब हमारा 8 से 12 हुआ तो हम भैया कितना अनुसूची जोड़े हैं बाद में? तो 4 अनुसूची। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर आपका सही होगा डी। लेकिन दोस्तों आपको इसके इर्द गिर्द या अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन अब आपके बनेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे उस क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने लायक होंगे सभी क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा डीपली लेके चलेंगे या डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बताए हैं कि 8 अनुसूचियां थी, 8 के बाद आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी, 9वीं के बाद आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी, 10वीं के बाद हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी और हमारी अंत में जोड़ी गई होगी कौन सी? 12वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची हमारा किससे संबंधित था? तो 9वीं अनुसूची हमारी संबंधित थी भैया भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची हमारी संबंधित थी भूमि सुधार से, जिसे कब जोड़ा गया? तो इसे आपका जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। जैसे ही हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ उसके जस्ट अगले ही साल हमने संविधान में अपना पहला संविधान संशोधन कर दिया। और किस कौन सा? तो भूमि सुधार को हमने जोड़ा। ये हुआ हमारा 9वीं अनुसूची। इसके बाद हमारी जो 10वीं अनुसूची थी वो किससे संबंधित थी भैया? तो वो हमारी संबंधित थी दल बदल कानून से। दल बदल कानून से संबंधित थी कि आपके जो राजनेता होते थे ये जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में या अपना पलड़ा हमेशा बदलते रहते थे। उसी को लेकर के आपके संविधान में संशोधन किया गया जिसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची का विषय बनाया गया। और यह भैया कब जोड़ा गया? तो यह आपका जोड़ा गया 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1950 ईस्वी में। अब हमारे यहाँ कितनी अनुसूचियां हो गई? तो अब हो गई 10 अनुसूचियां। इसके बाद हमारे यहाँ 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची हमारी जो संबंधित है वो हमारी किससे संबंधित है? तो वो है भैया पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का पार्ट कब बनाया गया? किस अनुसूची में रखा गया? 11वीं अनुसूची में। और कब जोड़ी गई ये अनुसूची? यह जोड़ी गई थी आपकी 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 ईस्वी। इसके बाद हमारे यहाँ 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है भैया? तो 12वीं अनुसूची हमारी संबंधित है नगर पंचायत से, या आप कह सकते हो नगर पालिका से। और ये आपकी कब जोड़ी गई? तो इसी सत्र में जोड़ी गई थी। आपकी कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। पहली जोड़ी गई 1951 में, उसके बाद वाली 85 में, उसके बाद आपकी दोनों जोड़ी गई 1993 में। इस तरह से अब हमारे यहाँ कितनी अनुसूचियां हैं भैया? तो अब है हमारे यहाँ 12 अनुसूचियां। ठीक, चलिए और आप लोग कमेंट करते रहिएगा आंसर, जिससे कि निरंतरता आपकी बनी रहे और आप लोग सो ना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी से ही कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य या भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन है भैया अनुच्छेद 1,
या आर्टिकल 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25 और आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32। तो इसमें दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा अगर देखते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, तो आर्टिकल 1 की। तो आर्टिकल 1 क्या है भैया, तो आप लोग पढ़े होंगे कि आर्टिकल 1 क्या है भैया, कि भारत हमारा किसका है, तो भारत राज्यों का क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। इसी के साथ जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा कौन सा है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 किसकी बात की जाती है, तो आर्टिकल 21 बात करता है आपके यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल होता है इसमें, तो आर्टिकल 25 किसकी बात करता है भैया, तो आर्टिकल 25 आपकी बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अगला आर्टिकल हमारा कौन सा है, तो अगला ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 32 आपके यहाँ बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। किसकी बात करता है भैया, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। अब आप देखिए ये तीन हमारे क्या हैं, तो ये तीन हमारे फंडामेंटल राइट हैं। अब इसमें आर्टिकल 21 और बात किसकी की जा रही है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र की। तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो हमारे यहाँ होगा नहीं ऑप्शन में, तो अर्थात ये भी गलत है। भारत राज्यों का संघ होगा, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई भावना आ ही नहीं रही है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका होगा नहीं। और अगला आपका कौन सा बचता है, ये बचता है आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि भैया आप चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की भारत में आजादी होगी। बस उसमें शर्त क्या होगी भैया, कि आप हिंदू हो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, आप मुस्लिम हो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। बस आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार करते समय किसी दूसरे धर्म की अवहेलना या किसी दूसरे धर्म की बुराई को ना करें। ये स्वतंत्रता देता है हमारा आर्टिकल 25। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा भैया, ऑप्शन आपका सही होगा 3 आर्टिकल 25। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पॉलिटी से ही। कौन सा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी 2021 के UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है, तो आर्टिकल 32 अभी आपको बताया संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। भैया अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और अगर आपको न्याय चाहिए हाई कोर्ट से तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अगर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी करता है। और रिट कितनी, 5 प्रकार की रिट आपके यहाँ जारी होती है। तो आर्टिकल 32 क्या होता है, तो आर्टिकल 32 अभी आपको बताया था जस्ट पिछली वाली क्लास में, क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। और इसी आर्टिकल 32 को कौन, तो आपके भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या संविधान निर्माता जो थे आपके देश के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने इसे क्या कहा है भैया, तो इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद भैया आपका ये आपका भाग 9 होता है। और भाग 9 किसकी बात करता है, तो भाग 9 आपके यहाँ पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत की बात करता है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ये आपका भाग 3 किसकी बात करता है, तो भाग 3 आपके यहाँ फंडामेंटल राइट या आपके यहाँ मूल अधिकार की बात करता है, जिसकी व्यवस्था भी आपके संविधान में कहाँ से ली गई है, तो आपको पता होगा कहाँ से ली गई है, USA से ली गई है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो फंडामेंटल राइट ये हुआ। और अगर बोलेगा आपसे FD कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, तो आप बताते हो कहाँ के संविधान से, रसिया या USSR के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से।
यहीं पे अगर बात करता है आपसे भाग 4 में क्या दिया, तो भाग 4 में हमें दिखाई देता है डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में हमें दिखता है। मूल अधिकार हमें कहां से कहां तक दिखता है, तो मूल अधिकार हमें दिखता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पंचायती राज व्यवस्था हमें कहां दिखती है, तो हमें दिखती है आर्टिकल 243 के अंतर्गत। भाग 6 क्या है दोस्तों, तो भाग 6 में हमारे यहाँ वर्णन किसका मिलता है, तो भाग 6 बात करता है राज्य की। ठीक है, भाग 6 बात करता है राज्य की। अब देखिए दोस्तों, अब फंडामेंटल राइट या अनूठी विशेषता आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे कहा है, तो उन्होंने भाग 4 को कहा है, डीपीएसपी को कहा है। क्यों कहा है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो डीपीएसपी है ये क्या है, तो राज्यों का, किसका, राज्यों का जनता के प्रति राज्य का अपना कर्तव्य होता है। भैया जनता ने हमें वोट दिया, जनता ने हमें अपने मत का अधिकार करके हमें इस काबिल बनाया, हमें सत्ता में लाए, हमें सरकार बनाए, तो हमारे भी जनता के प्रति कुछ कर्तव्य हैं कि जनता के लिए नई नई योजनाओं को लाएं, विकासात्मक कार्य करें जिससे जनता का भला हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों का या हमारे आने वाले समाज का भला हो सके। और इसी को आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा भैया, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनूठी विशेषता माना है। किस भाग को, तो भाग 3 को माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनूठी विशेषता। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होता है, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसे दिया गया। अब देखिए दोस्तों, जैसा जब आप लोग देखते हो सिख धर्म, तो सिख धर्म में आपके दिमाग में एक चीज आ जाता है खालसा पंथ। खालसा पंथ या आपके दिमाग में आ जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। तो सबसे पहले इसमें अगर आपसे, तो इसमें आपको 3 व्यक्तियों के नाम आपको विशेष रूप से आपको याद करने हैं। एक 5वें गुरु, एक आपके 9वें गुरु, एक आपके 10वें गुरु। क्योंकि आपके सिख धर्म में गुरुओं की संख्या कितनी हुई, तो गुरु कितने लोग बने भैया, गुरु आपके 10 लोग बने। बाद में जब आपके गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हो गया तो यह कहा गया कि आने वाले समय में हमारे सिख धर्म में कोई भी व्यक्ति अब गुरु नहीं बनेगा, बल्कि इसी गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार हमारे क्षेत्र की या हमारे धर्म की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। अब इसमें भैया आप 3 व्यक्तियों के नाम सुनते हो, जैसे 5वें गुरु आपके होते हैं कौन, तो गुरु अर्जुन देव होते हैं। 9वें गुरु कौन होते हैं, तो गुरु तेग बहादुर होते हैं। और 10वें गुरु कौन होते हैं, 10वें गुरु होते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन होते हैं भैया, गुरु गोविंद सिंह होते हैं। अब इसमें आप मुगल शासक में 2 व्यक्तियों का नाम सुने होंगे, 2 शासकों का नाम सुने होंगे। एक का नाम आप सुने होंगे क्या भैया, तो एक का नाम सुने होंगे जहांगीर और दूसरे का नाम आप सुने होंगे औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है भैया, औरंगजेब। ये 2 व्यक्ति, जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। क्यों हत्या करवा देता है, तो इसके पुत्र खुसरो को संरक्षण दे देते हैं गुरु अर्जुन देव, जिसके बाद ये उनकी हत्या करवा देता है। और बाद में जो एक दूसरे आपके होते हैं भैया गुरु औरंगजेब मुगल शासक, ये गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। क्यों करवाता है, तो ये व्यक्ति आपके किस धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब किसकी हत्या करवा देता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। अब क्वेश्चन आपका क्या दिया कि जब आपके गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये पूरा का पूरा कार्यभार आपका देखने कौन लगा, तो चूंकि यह कहा गया था कि अब हमारे बाद कोई भी व्यक्ति सिख धर्म में गुरु नहीं बनेगा, अपने आप गुरु नहीं कहलाएगा, लेकिन वो धर्म का संरक्षण करता रहेगा। तो धर्म के संरक्षक के रूप में अगले व्यक्ति को चुना गया था, किसको, बंदा बहादुर को। और इस बंदा बहादुर की भी हत्या करवा देता है आपका एक मुगल शासक। वह कौन सा होता है मुगल शासक, तो उस मुगल शासक का नाम होता है भैया फारूक सियर। क्या नाम था, तो उसका नाम आप लोग देखेंगे फारूक सियर, फारूक सियर। ठीक भैया, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सही है आपका बी, बंदा बहादुर। ठीक दोस्तों,
चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो क्वेश्चन आपका आ गया अपने पड़ोसी देश के ऊपर, जो कभी हमारा अंग हुआ करता था या हमारे देश का ही पार्ट हुआ करता था। और वह कौन सा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है भैया, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा गढ़ा गया या किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? देखिए, जब आप पाकिस्तान शब्द का जिक्र करते हैं तो हम पहले बात करते हैं भैया अपने अखंड भारत की। जब पाकिस्तान भी हमारा पार्ट हुआ करता था, जब आपका बांग्लादेश भी हमारा पार्ट हुआ करता था, और आपके देश में स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उस दौरान आपके यहाँ 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद करने हैं, 3 शासनकाल आपको याद करने हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आपका होता है, समय होता है 1930 ईस्वी का शासनकाल। एक आपके भारत के होते हैं भैया शायर, नाम क्या होता है इनका? तो इनका नाम होता है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल नामक एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा। तो एक व्यक्ति जो कभी भारत की बात करते थे, वो व्यक्ति अचानक क्या हो गया भैया कि 1930 ईस्वी के दौर में आकर के वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं भैया कि हमें अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। या सबसे पहले अगर आपसे बात की जाएगी कि भैया भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्र की बात किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम राष्ट्र की बात की गई थी सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कब? 1930 ईस्वी में। इसके बाद अगला शासनकाल आपका आता है 1933 के दौर में, और एक व्यक्ति आपके होते हैं, नाम होता है उनका चौधरी रहमत अली। नाम क्या होता है भैया? नाम होता है उनका चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट होते हैं, समय 1933 में। उस समय यह एक पंपलेट निकालते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, एक पंपलेट निकालते हैं भैया अपनी यूनिवर्सिटी में। पंपलेट का नाम क्या था? तो उसमें था नाउ एंड नेवर। नाउ एंड नेवर नामक पंपलेट निकालते हैं, और उस पंपलेट के माध्यम से पहली बार ये मांग की जाती है भैया कि जो हमें अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमारा मुस्लिम राष्ट्र होगा इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा पाकिस्तान। ठीक, ये व्यक्ति कर रहा है, आपके देश में कोई मांगे नहीं उठ रही है। लेकिन इसी के बाद एक डेट और आपको याद करनी होगी, वो कौन सी होती है? वह होती है 1940 में। जैसे आपके भारत में या भारत के क्षेत्रों में अभी कांग्रेस कर रही है अपने अधिवेशन, वैसे आपके भारत के क्षेत्रों में या बांग्लादेश के या पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो आज हैं, उन क्षेत्रों में आपकी मुस्लिम लीग भी अधिवेशन कर रही है। किसका अधिवेशन भैया? मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 का। कहाँ का अधिवेशन था? तो यह अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन। और इसी लाहौर अधिवेशन में एक व्यक्ति आपके होते हैं, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पहली बार एक आधिकारिक तौर पे या एक पार्टी के तौर पे कहा जाता है भैया कि हमें एक अलग से देश चाहिए, और उस देश का नाम क्या होगा? उस देश का नाम होगा पाकिस्तान। सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो उसमें आपका नाम किसका आता है? उसमें नाम आता है दोस्तों चौधरी रहमत अली का। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जो भी है जो अभी हम लोग पार्ट पढ़ भी रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो संभवतः आपको बताने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन है भैया कि आपके यहाँ अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था? जो आपका बीच में रिक्त स्थान है, किससे किया था? तो जैसे दोस्तों आपको हम बता रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि भैया अल्बुकर्क कौन था? तो आपको पता है कि अल्बुकर्क कौन था भैया? तो एक वायसराय या गवर्नर था, जो किस कंपनी की तरफ से आया था? ये आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया गवर्नर था, जो भारत भेजा गया था। इसके पहले कौन आया था? तो इसके पहले आपके फ्रांसिस्को डे अल्मेडा आया था। उसके बाद कौन आया? अल्बुकर्क आया था। उसके बाद कौन आया? नूना डे कून्हा आया था। और इसी अल्बुकर्क को आपके यहाँ क्या कहा जाता है भैया? तो इसी अल्बुकर्क को आपके यहाँ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का
वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक, और इसी ने गोवा को जीता था। और गोवा को इसने जीता कब था, तो एक क्वेश्चन ये होता है, गोवा को इसने जीता था भैया 1510 में। किससे जीता था, तो आदिल शाही शासक, नाम क्या था उनका, तो उनका नाम था यूसुफ सुल्तान से जीता था इन्होंने। और जो आपका आदिल शाही क्षेत्र था वो बाद में आपका यही बहमनी साम्राज्य के क्षेत्र के, या पहले आपका बहमनी साम्राज्य के क्षेत्र में दिखता था। और बहमनी साम्राज्य जो आपका हुआ करता था, तो बहमनी साम्राज्य के क्षेत्र में बहमन शाह का शासनकाल था। और उसी बहमन शाह के शासनकाल के बाद ये बहमनी साम्राज्य आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और बाद में यही बहमनी साम्राज्य आपका कितने पार्ट में, तो यह 5 पार्ट में आपका टूटता है। और जो 5 पार्ट में आपका टूटता है भैया, वो 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये 5 पार्ट आपके होते हैं। एक का नाम होता है बीदर, दूसरे का नाम आपके यहाँ होता है बरार, तीसरे का नाम आपके यहाँ होता है गोलकुंडा, चौथे का नाम आपके यहाँ होता है भैया बीजापुर, और 5वें का नाम होता है आपके यहाँ अहमदनगर। और ये जो इसी में बीजापुर का क्षेत्र होता है, यहीं के शासक होते हैं आदिल शाही शासक यूसुफ सुल्तान। कौन थे भैया, आदिल शाही शासक यूसुफ सुल्तान। तो अगर आपसे पूछे भैया गोवा को जीता कब था, 1510 में जीता था। किसने जीता था, अलबुकर्क ने जीता था। किससे जीता था, यूसुफ सुल्तान से। किस वंश का शासक था, तो आदिल शाही शासक था। कौन से साम्राज्य का शासक था, बीजापुर। अगर बीजापुर भी ऑप्शन में ना हो तो आप बहमनी भी आप मार सकते हो। तो ऑप्शन में कौन सा होगा भैया, किससे जीता था, बीजापुर के सुल्तान से जीता था अलबुकर्क ने। कब जीता था, 1510 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ सुल्तान से जीता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन आपका दोस्तों ज्योग्राफी से है, जो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 2017 को क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। जैसा सबसे पहले भैया भारतीय गैंडा, तो सबको पता है आपको कि भारतीय गैंडा जो हमारे पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भैया, तो वो हमारे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए ही फेमस है। कौन से गैंडे, तो यहाँ पाए जाते हैं आपके एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका फेमस है भैया कौन सा, असम। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें गलत मिलान ही नहीं है। दूसरा क्या है भैया, बाघ। तो बाघ में आपको पता होगा भैया कि बंगाल के क्षेत्रों में भी आपका किसके लिए फेमस है, तो बंगाल आपका फेमस है बंगाल टाइगर के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही मिलान है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए भैया कि आपके सर्वाधिक हाथी जो पाए जाते हैं वो आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, या सदाबहार वर्षा वन वाले क्षेत्रों में, या साइलेंट वैली वाले क्षेत्रों में, या पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं। ये भी आपके ऑप्शन में क्या है भैया, ये भी आपका ऑप्शन में सही है। ऑप्शन आपका गलत कौन सा है भैया, तो ऑप्शन आपका है गलत कि शेर आपके हिमालय के क्षेत्र में पाए, तो ये जो आपका बिल्कुल गलत है। शेर आपके जो सर्वाधिक पाए जाते हैं जो हमारे यहाँ फेमस है भैया, वो कौन सा शेर हमारे यहाँ फेमस है, वो फेमस है हमारे यहाँ एशियाई शेर। जो आपको कहाँ दिखाई देता है भैया, जो आपको दिखाई देता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किन क्षेत्रों में, तो आपके गुजरात के क्षेत्रों में सर्वाधिक आपके शेर आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है भैया, यही आपका गलत है। और इसमें कौन सा नहीं किया गया है यही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। ठीक, गैंडा असम में पाया जाता है, बंगाल टाइगर है बंगाल में आपके बाघ पाए जाते हैं, हाथी यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के वर्षावन वाले क्षेत्रों में, और शेर आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों में। एशियाई शेर फेमस है जो कहाँ पे अवस्थित है, गुजरात में। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, पढ़ाई को लगातार बूस्ट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि वही समय है जो 1 महीने का समय जो बचा है, इसी में जितनी मेहनत आप लोग कर सको उतनी भी मेहनत आप कर लो। ये क्वेश्चन आपका आ गया फिजिक्स का। फिजिक्स का क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का उत्पन्न आप कैसे समझेंगे दोस्तों, तो जैसे आप लोग देखिए कि अगर आप किसी बंद कमरे में आप एक बार किसी ध्वनि को आप बोलते हो तो आप देखते हो कि वही ध्वनि आपको बार बार सुनाई होती है, वही इको आपको बार बार सुनाई देता
रहता है। और वही चीज होती क्या है, तो वो चीज होती है हमारी प्रतिध्वनि। और वही आपसे पूछ रहा है कि जो प्रतिध्वनि होने का कारण है, ये प्रतिध्वनि है क्या चीज। तो प्रतिध्वनि भैया किसके कारण होती है, तो प्रतिध्वनि आपके यहाँ होती है परावर्तन के कारण। परावर्तन आपको पता है भैया ध्वनियों में भी होता है और परावर्तन आपका प्रकाश में भी होता है। परावर्तन क्या है, तो परावर्तन आप बताएंगे भैया कि ध्वनि जो है एक माध्यम से जब जा करके किसी दीवार या किसी ठोस सतह या किसी ऑब्जेक्ट से जाकर के टकराती है, तो टकरा करके उसी मार्ग में वह पुनः वापस आ जाती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन। और यही परावर्तन जब आप देखते हो कि भैया ये आपका बंद कमरा है, यहाँ से आप चिल्ला रहे हो, आवाज आपकी यहाँ टकराई, इसके बाद यहाँ टकराई, इसके बाद यहाँ टकराई, इसके बाद यहाँ, लगातार इसी में आपका परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण आपको ध्वनियां बार बार वही ध्वनियां आपकी अनेकों बार सुनाई देती हैं। तो किसके कारण सुनाई देती हैं, वह होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या है दोस्तों, तो अपवर्तन के आपके सबसे अच्छे एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं कि भैया आप गिलास में आप कोई छड़ डालिए, ये आपका गिलास है, गिलास में आप कोई छड़ डालते हो और छड़ आप कितनी भी सीधी डाल दो, लेकिन जब आप गिलास, आपका ये पानी भरा हुआ गिलास है, इसमें आप कोई छड़ ऐसे डुबाओ, आप अगर जब देखेंगे तो ये छड़ आपको कैसी दिखेगी दोस्तों, छड़ आपको अक्सर तिरछी आपको दिखाई देती है। ये आपका किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये आपके अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है, प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल, या मछलियां जो आपको दिखाई देती हैं वो आपको तालाब में रहती हैं नीचे, लेकिन वो भी आपको अपनी निम्नतम गहराई से ऊपर आपको दिखाई देती है। सिक्का आप गिलास में डाल दो, सिक्का भी आपको बैठा रहता है तली में, फिर भी आपको दिखता है ऊपर। तो किसके कारण दिखता है दोस्तों, तो आपका दिखता है किसके कारण, वो दिखता है अपवर्तन। विवर्तन क्या है, तो प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा जो आपके चट्टानों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रॉक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैलों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें हमारी पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा जीवाश्म किस प्रकार के सैल में पाई जाती है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहला ये आपका पिछले 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब क्या है भैया कि जीवों के अंश। जीवों के अंश मतलब अब वो जीव चाहे आपकी वनस्पतियां हो, या वो जीव आपके पशु हो, या वो जीव आपका कोई व्यक्ति हो, इन्हीं की मृत्यु के बाद या इन्हीं के बॉडी के जो अंश बचेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे। अब जीवाश्म जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय जो हमारी पृथ्वी थी वो पूरी तरीके से गर्म तप्त लोहे के समान थी। अब केवल और केवल इस पे आपको दिख रहा था, तो केवल और केवल क्या दिख रहा है दोस्तों, लावा दिख रहा था। और जैसे ही पृथ्वी हमारी ठंडी होती है, पृथ्वी हमारा ठंडे होने क्रम में चलती है, तो पृथ्वी पे हमारे चट्टानों का निर्माण होता है। और सबसे पहले जो हमारे यहाँ चट्टानें बनती हैं, वो चट्टानें हमारे यहाँ कौन सी बनती हैं, तो हमारे यहाँ चट्टानें बनती हैं सबसे पहले आग्नेय चट्टानें। सबसे पहले हमारे यहाँ बनती है भैया आग्नेय चट्टानें। अब चूंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है आपके यहाँ लावा से। अब लावा आपका है गर्म, जब गर्म है तो क्या गर्म कंडीशन में कोई जीव आपके वहां पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। अगर कोई जीव होंगे भी तो क्या हो जाएंगे भैया, उसी के साथ लावे के साथ जल करके उसी में समाप्त हो जाएंगे। तो आपके आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, या बिल्कुल क्वेश्चन है कि जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। और जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, यही आग्नेय चट्टानें जब निरंतर ताप इन पे पड़ता रहता है, बारिश हो रही है फिर ताप पड़ रहा है, फिर बारिश हो रही है, जानवर आपके आ जा रहे हैं, तो भैया इनका होता है दिन प्रतिदिन क्षरण की। वही चट्टानें, टेम्परेचर बढ़ा, प्रसार हुआ, इनका टेम्परेचर कम हुआ, फिर से सिकुड़ने फैलने की प्रक्रिया जब लगातार आपकी चलती रहती है, तो इन चट्टानों में दरारें आती हैं। और ये चट्टानें क्या होती हैं भैया, ये चट्टानें आपकी टूटती हैं। और चट्टानें टूटती हैं तो आपकी नई चट्टानों का निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं भैया अवसादी चट्टानें। या कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा था भैया आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो आग्नेय चट्टानों में आपके दो मेन एग्जाम्पल होते हैं। एक आपका होता है बेसाल्ट, दूसरी आपकी होती है कौन सी चट्टानें, ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये तो कौन सी चट्टानें हैं, तो ये आपकी चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। इसी में जब आपकी आग्नेय चट्टान टूटती है तो आपकी कौन सी चट्टान बनती है दोस्तों, तब आपकी बनती है अवसादी चट्टानें।
अवसादी चट्टानों में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आप लोग देखते हो बलुआ पत्थर, जिससे आपका लाल किला बना हुआ है। बलुआ पत्थर के साथ साथ आप लोग देखते हो कौन सा पत्थर दोस्तों? तो आप लोग देखते हो चूना पत्थर। और इन्हीं, अब इसके बाद देखिए, एक आपकी चट्टान लावा से बनी तो उसे आग्नेय चट्टान, और यही आग्नेय चट्टान टूटी फूटी छोटे छोटे कणों में, बालू के रेत के कणों में, तो कौन सी चट्टान बनी? अवसादी चट्टान। और निरंतर यह पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण ठोस रूप में बदल गई और यही बन गया आपका बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। अब निरंतर ये चट्टान भी दबी है और आपकी अवसादी चट्टान भी दबी है, मतलब आग्नेय भी दबी है, अवसादी भी दबी है। निरंतर ताप पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ने के कारण इससे आपकी एक ये अपना रूप बदल लेती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं भैया? जिसे हम लोग रूपांतरित चट्टान या जिसे हम लोग कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी तीसरी चट्टान होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है भैया? तो इन्हीं चट्टानों का एग्जाम्पल आपके यहाँ होता है क्या? संगमरमर, जो आपको दिखाई दे। आपकी कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? तो ये आपके यहाँ रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और एक आपके यहाँ दिखाई दे कौन सा भैया? क्वार्टजाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो क्वार्टजाइट भी आपके यहाँ रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल होता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें अब बताएंगे। अब देखिए भैया, जैसे आपकी यहाँ पे लावा था तो इसमें आपकी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जब ये आपकी यही जब चट्टानें टूट रही है छोटे छोटे, तो यही चट्टानें छोटे छोटे बालू या रेत के कणों में टूटेंगी। बाद में क्या होगा? जब इसमें वर्षा होगी, वर्षा ये आपके मिट्टी के साथ मिलेंगे, यही मिट्टी मिलेंगी। जब इस पे आपकी वनस्पतियां उगने लगेंगी, वनस्पतियां उगेंगी, उसके बाद जब फिर से कभी आपके भूकंप जैसी घटनाएं होंगी या प्लेट विवर्तनिक घटनाएं होंगी, तो यही जो वनस्पतियां इस पे उगी हैं, जो इस पे जीव रह रहे हैं, यही जब दबेंगे पृथ्वी के अंदर, तो इसमें आपके पाए जाएंगे क्या भैया? तो इसी में आपके पाए जाएंगे जीवाश्म। और जीवाश्म आपके इस प्रकार से अगर आप समझे तो जीवाश्म आपके मिलने कहां से प्रारंभ होते हैं? तो आपके अवसादी चट्टानों में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें सही है भैया आपका अवसादी चट्टान। लेकिन अवसादी ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन क्या, इसी को कहा जाता है आपके यहाँ परतदार चट्टान भी। क्यों? देखिए, जैसे आपका पहले आग्नेय चट्टान टूटी, ये छोटे 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 कण आपके एकत्रित हो गए, बाद में फिर टूटी, फिर आपके इसके ऊपर आगे एकत्रित हो गए, फिर टूटी, बाद में बहाव के कारण आई, फिर से ऐसे। तो ये आपको निरंतर जो एक संरचना बनती हुई जाती है, ये संरचना आपको परतदार दिखाई देती है। इसी को कहा जाता है आपके यहाँ परतदार चट्टान भी कहते हैं। किसको? तो आपके यहाँ अवसादी चट्टान को। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अभी हम लोग रह रहे हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो इसके नाम से क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्वेश्चन क्या भैया कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? ये क्वेश्चन आपके पिछले साल या आप कह सकते हो पिछली भर्ती सन 2018 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था। तो इससे क्वेश्चन आपके यहाँ दोस्तों पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से 3 से 4 चीजें जानते हैं। सबसे पहला डेट आप एक जानिएगा 1836, दूसरी डेट आप यहाँ पे लिखिएगा 1877, तीसरी डेट आप यहाँ पे लिखिएगा 1902, चौथी डेट यहाँ पे लिखिएगा 1937, और इसके बाद अगली डेट आपकी होती है 1950। कितनी डेट दोस्तों? सबसे पहले 1836, दूसरी 1877, तीसरी 1902, चौथा आपका 1937, पांचवी आपकी 1950। अब सबसे पहले, अब जब आप देखेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश की लोकेशन क्या है, तो उत्तर प्रदेश के लोकेशन के अनुसार देखते हैं भैया कि हमारा उत्तर प्रदेश, जैसे ये आपका मैप होता है दोस्तों, और मैप में जब आप लोग देखते हो ऐसे बाई रफ मैप एक ऐसे थोड़ा सा बना दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र आपका किसको है दोस्तों? तो ये होता है आपको उत्तर प्रदेश। जब आप डायरेक्शन देखते हो तो ये आपके दिशा की डायरेक्शन होती है। ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। जब हम देखते हैं तो हमारी दिशा कौन सी होती है? हमारी दिशा उत्तर की तरफ भी होती है, और उत्तर के साथ साथ ये हमारी पश्चिम दिशा में होती है। सबसे पहले अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो उत्तर प्रदेश का विस्तार हमारा हुआ था उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहले 1836 में जब हमारा उत्तर प्रदेश या एक राज्य एक प्रांत के रूप में बना, एक प्रांत बना, तो इससे सबसे पहले कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। वह समय कब था? तो 1836 ईस्वी। किस नाम से भैया? उत्तर
पश्चिम प्रांत के नाम से। पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को कब जाना जाता था? तो जब उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्यों? तो उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित होने के कारण इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। लेकिन बाद में दोस्तों जब आपके यहाँ 1857 क्रांति हुई तो आपको पता है कि 1857 क्रांति का जो केंद्र थे आपके अवध और आगरा के क्षेत्र में ज्यादा थी। तो जैसे ही क्रांति समाप्त हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके अवध और आगरा के क्षेत्रों में अपनी कार्य शक्तियां ज्यादा बढ़ाई, अपने सैनिक बल ज्यादा बढ़ा दिए और उन क्षेत्रों को एक कर दिया। और 1877 से वो दौर आया जब आपके यहाँ इसी उत्तर पश्चिम प्रांत को अब क्या कहा जाने लगा? इसी को आगरा अवध उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से भैया? आगरा अवध उत्तर पश्चिम प्रांत। ये समय कब था? तो 1877 से इसे आगरा अवध उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसके बाद समय आता है आपके यहाँ 1902 ईस्वी का समय या 1902 ईस्वी का दौर, जब इसी आगरा अवध उत्तर पश्चिम प्रांत को किस नाम से जाना जाने लगा भैया? तो इसी आगरा अवध उत्तर पश्चिम प्रांत को कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। किस नाम से आने लगा? 1902 के बाद तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। बाद में यहां से इन दोनों को एक कर दिया गया और अब इसी का नाम भारत शासन अधिनियम 1935 एक आया था आपके यहाँ, उसके परिणाम स्वरूप इसी आगरा अवध उत्तर पश्चिम प्रांत या संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध को अब पूर्ण रूप से कहा जाने लगा क्या भैया? तो कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। कब से? 1937 से। इसके बाद क्या हुआ? तो 1937 के बाद समय आता है आपके यहाँ एक डेट होती है 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 से आपके इसी संयुक्त प्रांत को भैया आज के वर्तमान के नाम से जाना जाने लगा, जिससे हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कौन सा सही है तो आप देख लीजिएगा कौन सा सही है क्वेश्चन। तो 24 जनवरी 1925 से आपके संयुक्त प्रांत को कहा जाने लगा उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? तो ऑप्शन सही है आपका 24 जनवरी 1950। ठीक दोस्तों, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका पिछले साल यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन है सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपको पता है कि अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जो आपके सबसे ज्यादा राजाओं का शासनकाल देखे थे। तो इसमें भैया क्वेश्चन कौन सा सही है? तो क्वेश्चन इसमें सही होगा भैया आपका एटा जिला। एटा जिले का एक स्थान है कौन सा? तो एक गांव है पटियाली नामक गांव। पटियाली नामक ग्राम है। कहीं कहीं आपको एटा जिला भी दिख सकता है या अभी वर्तमान में आपको दिख सकता है क्या भैया? तो कासगंज जिला। तो अगर एटा भी ऑप्शन में है तो वो भी सही होगा, कासगंज ऑप्शन में है तब भी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन या आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका होता है। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है भैया बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ अवस्थित है या उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सबसे पहले दोस्तों आइए हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, किसका? अवध के नवाब। जब आपके यहाँ बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के दौर में, उस समय आपके अवध के नवाब कौन थे? तो उनका नाम था शुजाउद्दौला। क्या नाम है दोस्तों? शुजाउद्दौला। और इन्हीं शुजाउद्दौला की पत्नी थी जिन्हें आप तुजुहर, क्या नाम होता है दोस्तों? तुजुहर या बहू बेगम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है दोस्तों?
तुजुहर उर्फ बहू बेगम किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी आपकी सुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब थे। बक्सर के युद्ध के समय 1764 ईस्वी के समय अवध के नवाब आपके कौन थे? सुजाउद्दौला थे। उन्हीं की पत्नी थी बहू बेगम, और इन्हीं की याद में आपके सुजाउद्दौला ने एक मकबरा बनाया था इनका। कहाँ पे बनाया था भैया? तो मकबरा आपका अवस्थित है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, आगे चले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पॉलिटिकल क्वेश्चन जो आपके यहाँ यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। कब दोस्तों? तो यह क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है सन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एज से एक अच्छा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है भैया? कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता है भैया, जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, एक आपका उच्च सदन होता है, एक आपका निम्न सदन होता है। उच्च सदन हमारा राज्यसभा होती है, निम्न सदन हमारा लोकसभा होती है। तो जैसे भैया अगर हम लोग बात करते हैं कहाँ की? तो अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा की, तो हमारा लोकसभा क्या होता है? लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। अगली हमारी कौन सी सभा होती है? अगली सभा हमारी होती है राज्यसभा। ये हमारा होता है निम्न सदन, और ये हमारा होता है कौन सा भैया? ये हमारा होता है उच्च सदन। यहाँ का चुनाव कैसा होता है भैया? तो यहाँ का चुनाव प्रत्यक्ष होता है जनता के माध्यम से, और यहाँ का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। तो यहाँ का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। अब अगर हम आयु की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका 65 साल अगर एज है तो 35 साल। तो 35 साल में आप देखेंगे 2 व्यक्तियों की एज आपके यहाँ दिखाई देती है। आपके राष्ट्रपति बनने की एज 35 साल। राष्ट्रपति के साथ साथ अगर आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है फिर भी आपकी एज कितनी है? फिर भी आपकी एज होनी चाहिए कितनी साल दोस्तों? 35 साल। लेकिन अगर यहीं पे आपको किसका चुनाव लड़ना है? आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, या आपको राज्यों का चुनाव लड़ना है विधानसभा का, तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तब आपकी एज होनी चाहिए 24 वर्ष। मतलब अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपके लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। इसी के साथ अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, फिर आपकी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 साल एज होनी चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे आपको चुनाव लड़ना है अपने यहाँ लोकल, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग, प्रधानी का चुनाव, तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तब आपकी एज होनी चाहिए 21 साल। लेकिन अगर यहीं पे आपको वोट देना है तो वोट देने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे किसके बारे में चर्चा की जा रही है भैया? चर्चा की जा रही है आपके राज्यसभा के सदस्य के बारे में। तो राज्यसभा के सदस्य के बारे में जो आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा 30। यहाँ पे देखिए लिखे हैं राज्यसभा का सदस्य 30 साल, लोकसभा विधानसभा का सदस्य 25 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 साल, प्रधान 21 साल, वोट देना 18 साल। विधानसभा के बजाय एक और बचता है आपका विधान परिषद। तो विधान परिषद की एज भी कितनी होती है दोस्तों? तो यह भी आपकी होती है 30 साल। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कि मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह किस पद्धति के द्वारा होता है? तो पद्धति होती है दोस्तों एक आपकी कौन सी? तो वह होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। अब राष्ट्रपति का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों आपके वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, फंडामेंटल राइट और आपके आपातकालीन व्यवस्थाएं, पंचायती राज व्यवस्थाएं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से आपके हमेशा ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी से क्वेश्चन उठे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन उठना ही है। तो इसी में एक आपका होता है राष्ट्रपति भी। अब राष्ट्रपति में जैसे कुछ आर्टिकल होते हैं तो आप लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आर्टिकल 52 आपका होता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 53 होता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 54 होता है,
इसके बाद आपका आर्टिकल 55 होता है इंपॉर्टेंट, इसके बाद आपका आर्टिकल 60 इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 108 इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद आपका राष्ट्रपति से आर्टिकल 111 इंपॉर्टेंट होता है। ये सब आर्टिकल है दोस्तों जो आपके राष्ट्रपति से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं। आर्टिकल 12 में क्या किया था भैया, तो अगर बात करेगा भैया कि राष्ट्रपति का पद किस में है, तो राष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 क्या है भैया, तो आपकी संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी दोस्तों, तो यह निहित होगी आपके यहाँ राष्ट्रपति में। या किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 क्या है, तो अनुच्छेद 54 में बात की जाती है आपके यहाँ निर्वाचक मंडल की बात की जाती है। मतलब कौन कौन व्यक्ति आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आप जानते हो कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष और समस्त विधानसभाओं के कौन से सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य आपके इसमें भाग लेते हैं इनके निर्वाचक मंडल में। आर्टिकल 55 क्या है भैया, तो आर्टिकल 55 यही है कि इनका चुनाव किस पद्धति से होगा, तो इनका चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वाचक मंडल जो होता है किस प्रणाली से इनके चुनाव का निर्वाचन करता है। आर्टिकल 60 क्या है, तो आर्टिकल 60 में भैया बात की जाती है किसके, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शपथ की बात की जाती है। बाकी और जो लोग हैं उनकी बात कहाँ की जाए, उनकी बात आपके अनुसूची 3 में की जाती है। केवल 3 व्यक्तियों को छोड़कर, तो कौन कौन से, तो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और आपके राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। आर्टिकल 161 क्या है भैया, तो आर्टिकल 161 आपका राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग होता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा। अनुच्छेद 72 क्या है, तो अनुच्छेद 72 आपकी क्षमादान की शक्ति होती है। इसके बाद आर्टिकल 108 क्या है भैया, तो आर्टिकल 108 आप लोग सुने होंगे, संयुक्त अधिवेशन होता है कि आपके सदन में, दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो यहाँ पे किसका वर्णन होता है भैया, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन होता है। आर्टिकल 111 में क्या है, तो आपको पता है भैया कि राष्ट्रपति किसका प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति आपके वीटो का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपके अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो आप लोग पढ़ते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें भैया अब जो हमारा क्वेश्चन, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है जो इनका प्रणाली है चुनाव की, वो प्रणाली क्या है, उसमें कौन सी प्रणाली, ये देखिएगा आप लोग क्या बताएं हम, एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों चलिए आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। अब क्वेश्चन आपके यहाँ से 2 पूछे जाते हैं, ये भी आपका यूपीपी का क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन है। क्या है भैया, तो जब आप लोग, जैसे ही आप लोग नाम सुनते हो किसका, मोती मस्जिद का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या भैया, लाल किला। क्या आना चाहिए, तो लाल किला आना चाहिए सबसे पहले, लाल किला। अब लाल किला आपके यहाँ है कितने, तो आपके यहाँ है 2 लाल किले। एक लाल किला आपका कहाँ पे है भैया, आगरा में है। एक लाल किला आपका है कहाँ पे, दिल्ली में है। आगरे वाले को किसने बनवाया था, तो आगरे वाले को बनवाया था आपके अकबर ने। दिल्ली वाले को किसने बनवाया था, तो दिल्ली वाले को बनवाया था शाहजहां ने। ठीक, अब देखिए, अब जो अकबर वाला लाल किला था, इसी लाल किले के अंदर आपकी बनी है क्या, मोती मस्जिद। और इसको बनवाया था कौन, इसको बनवाए थे आपके शाहजहां। और जो शाहजहां दिल्ली में लाल किला बनवाए थे, इसके अंदर जो मोती मस्जिद बना हुआ है लाल किले में, इसको कौन बनवाया था दोस्तों, तो इसको बनवाया था आपका औरंगजेब। अब आप देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन कहाँ वाला पूछ रहा है, तो कहाँ का पूछ रहा है, आगरा की मोती मस्जिद। तो आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था, तो आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण आपके यहाँ किया था शाहजहां ने। ये आपको बताएं कौन किया था दोस्तों,
साल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों इसी के साथ आपका आज की हम लोग 16 क्वेश्चन लिए थे जो आज आपके कंप्लीट हुए। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हम लोग निरंतर ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी निरंतर फ्लो में चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।